दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला, स्वर संधि के बारे में हम लोग जान चुके हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख भी चुके होंगे। उसी के अंतर्गत आज हम लोग उसी कड़ी में आज हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन करने वाले हैं कि व्यंजन संधि क्या है, कैसे होती है। यहाँ से परीक्षाओं में तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास करके व्यंजन संधि से जो प्रश्न आते हैं वो आपको शब्द दिया रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन में आपको उसका विच्छेद करके दिया रहता है। उसमें पहचानना पड़ता है कि कौन सा विच्छेद उस शब्द के लिए सही है, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो व्यंजन संधि के पहले हम लोगों ने जो स्वर संधि पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्वर से स्वर का जब मेल होता है तो उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती थी। लेकिन व्यंजन संधि में 3 कंडीशन होती है। व्यंजन से चाहे स्वर मिलेगा तब भी व्यंजन संधि होगी, चाहे व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तब भी व्यंजन संधि होगी, और चाहे स्वर से व्यंजन का मेल होगा और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होंगे तो वहाँ भी व्यंजन संधि होगी। कहने का मतलब यह है कि व्यंजन संधि में 3 कंडीशन, चाहे स्वर से व्यंजन का मेल हो, चाहे व्यंजन से स्वर का मेल हो और चाहे व्यंजन से व्यंजन का मेल हो, इन तीनों ही परिस्थितियों में व्यंजन संधि होगी और उसको हम व्यंजन संधि के अंतर्गत ही रखेंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। और व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो 33 होती है। तो उन 33 व्यंजनों में 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। ये 5 वर्गीय व्यंजन हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग में क ख ग घ इंग्या, ये 5 वर्ण हैं। इसी तरीके से चा वर्ग में, इसी तरीके से टा वर्ग में, इसी तरीके से ता वर्ग में, इसी तरीके से पा वर्ग में, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो अगर हम कुल वर्गीय व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 25 होती है। ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो वर्ण आते हैं य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद 4 वर्ण और आते हैं, श, 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 ह। इसको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं और इसी का एक दूसरा नाम है संघर्षी वर्ण। इसी का दूसरा नाम संघर्षी वर्ण है। इन 4 वर्णों को हम संघर्षी वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं वर्णों के मेल से व्यंजन संधि होगी। तो इसका जो पहला नियम है, आइए हम देखते हैं कि पहला नियम क्या है व्यंजन संधि का। और बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आराम से इस लेक्चर को देखिए और आपको व्यंजन संधि से संबंधित सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। बशर्ते ये है कि थोड़ा सा समय आपको देना होगा और ध्यान से इन चीज़ों को समझना होगा। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, केवल ज़रा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए पहले नियम पे हम देखते हैं। तो पहला नियम, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पहला नियम क्या है, तो हमने अभी तक संधि में देखा कि भाई प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलता है, तब जो है जा करके जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि का नाम देते। तो व्यंजन संधि का पहला नियम क्या क्या कहता है कि अगर स्पर्श व्यंजन का जो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का जो पहला वर्ण होगा, जैसे का है, का वर्ग का है, चा वर्ग का चा है, टा वर्ग का टा है, ता वर्ग का ता है, पा वर्ग का पा है,
यदि इन पांचों वर्गों का जो प्रथम वर्ण है किसी स्वर से मिलता है, या वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण ये है तीसरा वर्ण, और वर्ग का चौथा वर्ण ये तीसरा हो गया और ये चौथा वर्ण हो गया। कहने का मतलब ये है कि स्पर्शी व्यंजन जो होता है उसका पहला वर्ण यदि किसी स्वर से मिलेगा, या वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से मिलेगा, या ऊष्म वर्ण से मिलेगा, तो यह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, जैसे का वर्ग का जो है यदि किसी स्वर से मिलता है, या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से मिलता है, या ऊष्म वर्ण से मिलता है, तो ये का जो है अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। चा है तो वो चा का तीसरा वर्ण क्या है? जा है। चा वर्ग यहाँ देखिए, चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? 1 2 3 जा है। तो चा वर्ग का चा जो है वो जा में, टा वर्ग का टा डा में, ता वर्ग का ता दा में, और पा वर्ग का पा जो है वो बा में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे सत धन गुण है। अब इसकी हमको संधि करनी है कि भाई सत धन गुण को की अगर हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ता है, ये जो ता को अगर गा से ये दोनों जब मिले, ता और गा मिले, तो ता जो है अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ता का तीसरा वर्ण क्या है? दा है। ता था दा, ये ता जो है दा में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि हलंत है और ये यहाँ भी हलंत लगा हुआ है। इसका हमको विशेष ध्यान देना है कि ये ता के नीचे हलंत है और यहाँ दा के नीचे हलंत है, इसको हमको विशेष ध्यान में रखना है। तो ता जो है जब गा से मिला तो ये ता जो है ये सीधे सीधे अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हुआ, तो ता का तो दा हो गया यहाँ पे, और ये सा वैसे लिख लिया गया और ये गुण वैसे लिख लिया गया, और जब इन सबको मिला के लिखा गया तो ये बन गया सद्गुण। ये बन गया सद्गुण। इसी तरीके से अगर हम और बात करें, किसी दूसरे शब्द की बात करें कि भाई दूसरे शब्द की अगर हम बात करें तो जैसे दिक धन अंबर, अगर हम इसकी संधि करें तो का और आ, का जो है अब इस स्वर से मिल रहा है, तो का जो है ये बदलेगा किस में? गा में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गा के नीचे ये हलंत हो गया, इधर बचा अंबर, इधर बचा अंबर, और इधर बचा दी। अब हम अगर इसको शुद्ध तरीके से लिखते हैं और एक स्टेप आगे जाके लिखते हैं तो दी ये है ही है, और इस गा को हम आधा लिख देंगे, और जब आधा ये गा है तो जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो ये आ जब इसमें आके मिल जाएगा तो ये इस गा के नीचे अब हलंत नहीं रहेगा, और उसके बाद माँ बचा, उसके बाद बा, उसके बाद रा, तो ये बन गया पूरा दिगंबर। ये बन गया पूरा दिगंबर। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरे तरीके के उदाहरण की बात करें कि और कौन से शब्द बन सकते हैं और किस तरीके की संधि इस नियम के अनुसार होगी, तो दूसरी
शब्दों को हम लेंगे, जैसे है जगत धन ईश। इस शब्द की संधि अगर हमको करना है तो ता अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? 1 2 3, ये है दा। तो ता और बड़ी ई जब मिला तो ये दा में बदल गया, ये दा में बदल गया। इधर बचा ईस, जैसे लिखा था वैसे लिख लिया। इधर बचा जग। अगर हम इसको और मिला के लिखें तो ये हो गया जग, और ये दा में जब ई मिलेगा तो इस पे बड़ी की मात्रा हलंत हट जाएगा और ये जगदीश हो गया, बन गया। तो इस तरीके से तमाम बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे देखने को, और इस तरह के नियमों पर होने वाली संधियों का आपको अभ्यास आपको करना है। एक आध शब्द हम और ले लेते हैं इस नियम के हिसाब से, जैसे सत धन भावना, सत धन भावना। अब ता का तीसरा वर्ण, अब ये भा है, चौथा वर्ण है ये। तो ता से जब भा को मिलाएंगे तो ता अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। ता किस में बदलेगा? दा में बदलेगा। तो दा के नीचे ये हलंत, और इधर ये भावना आई है, और इधर बचा क्या? स, क्योंकि ता तो बदल गया दा में, इधर बचा ये स, ता दा में बदला और भावना पूरा हो गया। इसको जब हम मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा पूरा सद्भावना। ये बन गया आपका सद्भावना। तो ये पहला नियम ये कहता है कि स्पर्श व्यंजन का यदि पहला वर्ण किसी स्वर से मिलेगा या वर्गों के किसी तीसरे या चौथे वर्ण से मिलेगा या ऊष्म वर्ण से मिलेगा या अंतस्थ वर्ण से मिलेगा, तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो इस तरीके से पहले नियम के अनुसार इस तरीके की संधि होगी। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि यदि वर्ग का पहला वर्ण किसी पंचमाक्षर से मिलेगा। पंचमाक्षर का मतलब इंग्या से मिले, चाहे इया से मिले, चाहे ड़ा से मिले, चाहे ना से मिले, चाहे माँ से मिले, तो ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। कहने का मतलब का पंचमाक्षर इंग्या, चा का पंचमाक्षर इया, टा का पंचमाक्षर ड़ा, ता का पंचमाक्षर न, और पा का पंचमाक्षर मा। पंचमाक्षर का मतलब पांचवा अक्षर, उस वर्ग का पांचवा अक्षर। तो अब चूंकि यहाँ ना और माँ हमने लिख दिया है, इसलिए लिखा है क्योंकि द्वितीय पद का जो शब्द होगा, कोई शब्द भाई ना तो इंग्या से शुरू होता है, ना इया से शुरू होता है, ना ड़ा से शुरू होता है, या तो ना से शुरू होगा या तो माँ से शुरू होगा। इसीलिए हमने पंचमाक्षर के साथ साथ ना और माँ को लिख दिया है कि आप ये समझ जाएं कि ना और माँ। कहने का मतलब ये है कि स्पर्शी व्यंजन का जो प्रथम वर्ण होगा यदि पंचमाक्षर से मिलेगा तो वह अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा संधि करते समय। उदाहरण जैसे ये दिया गया है, जगत धन नाथ। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब ये ता जो है ये पंचमाक्षर से मिल रहा है, तो ता भी अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में, तो ता का पांचवा अक्षर क्या है? ना है। तो ये ता बदल गया आधे ना में,
ये आधा ता बदल गया आधे ना में, और इधर नाथ ये है ही है, और इधर ये बचा क्या, जग बच गया। अब जब इसको अगर हम मिला के लिखेंगे तो ये जगन्नाथ बन जाएगा, क्योंकि आधा ना ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। इसी तरीके से अगर हम और उदाहरण की बात करें, दूसरे जैसे लिखा है चित धन मैं, चित धन मैं, तो इस ता का मेल जब माँ से होगा तो ये ता जो है अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। तो ता का जो 5वां अक्षर है वो ना है, तो ये ता का 5वां अक्षर ये न हुआ, ये आधे ना में बदल गया, इधर मैं बचा और इधर बचा ची। अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा चिन्ह मैं, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि संधि किस तरीके से हो रही। इसी तरीके से अगर हम और शब्दों की बात करें कि और शब्द क्या हैं, अगर हम और बात करें तो अप धन मैं। अब इसकी संधि करनी है तो पा जब इससे मिलेगा तो पा का 5वां अक्षर, पा का 5वां अक्षर माँ है, तो ये पा जो है बदल जाएगा आधे माँ में, और ये मैं इधर है ही है, और इधर ये आ बचा हुआ है, देख रहे हैं। और इसको हम मिलाएंगे, पूरा मिला के लिखेंगे तो आधा माँ और ये अम्मै, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम और बात करें दूसरे शब्द की, उत्धन मैं, उत्धन मैं, इसका अगर हम इसकी अगर हम संधि करते हैं तो ये उ है ही है ये, और ये ता बदल जाएगा किसमें, ता जो है बदलेगा किसमें, ना में बदलेगा, तो ये ता बदल गया ना में, और इधर मैं है ही है, ये हो जाएगा उन्मय, उन्मय, ये पूरा उन्मय हो गया। तो इस तरीके से संधि के नियमों को हमने जाना। तो आज व्यंजन संधि के बस यही 2 नियम हैं जिसके बारे में आप लोगों ने चर्चा की। आगे और भी जो नियम है अगले वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।